ब्रायन और जेसी का ऑनलाइन रिलेशनशिप फुल ब्लूम पर था। ड्राइवर साइड पे कार के बाहर से किसी ने 3 शॉट्स फायर किए। जेसी कभी थॉमस या ब्रायन से बात कर ही नहीं रही थी। हेलो, वेलकम बैक। हाउ आर वी? आज के केस में ट्विस्ट एंड टर्न्स भर भर के हैं। कैसे जब वर्चुअलिटी रियलिटी में मिलने लगती है तो कभी कभी चीजें बहुत मेसी हो जाती है एंड ब्लडी भी। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर द इंट्रो। नाउ लेट मी जंप यू राइट इन द स्टोरी। 18 साल का टॉमी क्लैरेंस न्यूयॉर्क में रहता था। वो अपनी लाइफ में खुश नहीं था। वो बहुत ही ज्यादा लॉस्ट फील कर रहा था। उसकी फैमिली में सिर्फ वो और उसके डैड थे जो कि एक रिटायर्ड मरीन थे। जब वो 12 साल का था उसकी मॉम की कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी। वो गुमसुम सा रहता था। उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा था। ही वॉज लाइक अ लोनर। जब वो 17 साल का था उसने एक चीयर लीडर को ऐसे किया था जिसका उसे गिल्ट था। उसको पछतावा था इस चीज का। अपने डैड की तरह वो भी मरीन स्नाइपर बनने के लिए ट्रेनिंग कर रहा था, पर जॉब ज्वाइन करने में अभी थोड़ा टाइम था। अपने इसी टाइम को पास करने के लिए वो ऑनलाइन गेम्स खेलता था। उसे pogo.com नाम की वेबसाइट पर कार्ड गेम्स खेलना बहुत पसंद था, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर आप गेम्स खेलने के साथ साथ दूसरे यूजर्स से बात भी कर सकते हो मैसेजेस के थ्रू। वो अपनी रियल लाइफ में वैसे भी फ्रेंडशिप बिल्ड करने में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। तो ये उसके लिए परफेक्ट प्लेटफॉर्म था जहाँ पर वो अपनी उम्र के लोगों से मिल सकता है, उनके साथ फ्रेंडशिप बिल्ड कर सकता है। इस प्लेटफॉर्म पर pogo.com पर उसका यूजर नेम था मरीन स्नाइपर। एक दिन जब टॉमी pogo.com पर गेम्स खेल रहा था, अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, उसे एक मैसेज आता है। ये मैसेज जिस इंसान ने भेजा था उसका यूजर नेम था टॉल हॉट ब्लॉन्ड। सिर्फ यूजर नेम पढ़कर ही टॉमी वॉज इंट्रीग्ड। टॉल हॉट ब्लॉन्ड ने टॉमी को ये पूछने के लिए मैसेज किया था कि वो 46 ईयर का होके एक टीनेज चैट रूम में क्या कर रहा है। टॉमी वॉज कंफ्यूज। टॉल हॉट ब्लॉन्ड ने उसे बताया कि उसकी प्रोफाइल पर उसकी एज 46 ईयर ओल्ड शो हो रही है। तब टॉमी को समझ में आया कि कंफ्यूजन क्यों हो रहा है। उसने टॉल हॉट ब्लॉन्ड को क्लियर किया कि एक्चुअली में वो अपने डैड की प्रोफाइल यूज कर रहा है गेम्स खेलने के लिए। और इसी तरह से टॉल हॉट ब्लॉन्ड और मरीन स्नाइपर AKA टॉमी की बात चालू हो गई। वो दिन रात एक दूसरे से बात करते थे। टॉल हॉट ब्लॉन्ड का असली नाम था जेसी। जेसी एक 17 साल की लड़की थी जो वेस्ट वर्जीनिया में रहती थी और अपने स्कूल के फाइनल ईयर में थी। वो पार्ट टाइम एज ए लाइफ गार्ड काम करती थी। टॉमी ने भी जेसी को अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स के बारे में बताया, अपने एंगर इश्यूज के बारे में बताया। उसने जेसी को बताया कि जब वो 17 साल का था उसने एक चीयर लीडर को ऐसे किया था। जेसी ने उसे अश्योरेंस दी कि उसकी ये सारी गलतियों के बावजूद वो उसे जज नहीं करेगी और एक्चुअली में वो उस पर बहुत ज्यादा प्राउड है। आई थिंक इट्स safe to say that Jesse was impressed. Tommy was 18-year-old, 6'2", 87 kilo, black belt in karate, marine sniper guy. He was a buff guy. थोड़े टाइम बाद उनकी ऑनलाइन दोस्ती फ्लर्टिंग में और फिर रोमांस में बदल गई थी। मैसेजेस अब चैट रूम से फोन कॉल्स और ईमेल्स में चेंज हो गए थे। वो दोनों एक दूसरे को लॉन्ग पैराग्राफ्स लिखते थे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हुए। और ऑलमोस्ट हर एक यंग कपल की तरह उन्होंने अपनी पूरी लाइफ प्लान कर ली थी कि वो शादी कब करेंगे, शादी के बाद कहाँ रहेंगे एंड ऑल दैट। जेसी ने अपनी एक फोटो भेजी टॉमी को अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए और ये बताने के लिए कि वो कैसी दिखती है। फिर उसने टॉमी से उसकी एक फोटो मांगी और टॉमी ने भी अपनी बेस्ट फोटो भेजी यूनिफॉर्म में, मरीन यूनिफॉर्म में, जेसी को इम्प्रेस करने के लिए। दे वर मैडली इनटू ईच अदर, कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को मैसेजेस भेजना, उनके रेसी फोटोज भेजना। उनके मैसेजेस अब बहुत ज्यादा स्टीमी होते जा रहे थे। पर फिर टॉमी को उसकी जॉब से कॉल आ गया। उसे इराक में पोस्टिंग मिली थी। जेसी और टॉमी दोनों बहुत ज्यादा सैड थे क्योंकि अब उनका कम्युनिकेशन बहुत कम हो जाएगा। पर टॉमी ने जेसी को एश्योरेंस दी कि उसे जब भी टाइम मिलेगा वो जेसी को कॉल करेगा। और उसके डैड मरीन्स में कुछ लोगों को जानते हैं जो जेसी के लेटर्स और पार्सल्स उस तक पहुंचा सकते हैं। जेसी ने भी टॉमी को प्रॉमिस किया कि वो उसका इंतजार करेगी एंड दैट वाज इट। टॉमी वॉज ऑफ टू इराक। हर सुबह 6:30 to 6:40 और दोपहर में 3:30 to 3:40 टॉमी जेसी को कॉल करता था बात करने के लिए। जेसी अपने लेटर्स और पार्सल टॉम के डैड टॉम सीनियर के घर पर डिलीवर करती थी और वो लेटर्स वो टॉमी तक पहुंचाते थे। इन पार्सल्स में जेसी टॉमी को CD, अपनी फोटोज और यूज्ड अंडरवेयर्स भेजा करती थी अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए। जेसी को हमेशा टॉमी की चिंता लगी रहती थी। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। पहली बार मिलने के 8 महीने बाद क्रिसमस के टाइम पर टॉमी ने जेसी के घर पर फ्लावर्स भेजकर उसे शादी के लिए प्रपोज किया और जेसी ने हाँ भी कह दी। माइंड यू, ये दोनों आज तक कभी रियल लाइफ में मिले नहीं हैं।
अपनी ऑनलाइन एंगेजमेंट के बाद में जेसी ने भी टॉमी को एक केयर पैकेज भेजा, जिसमें उसने अपनी फोटो, सीडीज, यूज्ड अंडरवेयर और एक डॉग टैग भेजा था, जिस पर लिखा था टॉमी एंड जेसी ऑलवेज एंड फॉर एवर। इट वॉज काइंड ऑफ देयर लाइन, ऑलवेज एंड फॉर एवर। टॉमी और जेसी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, पर टॉमी के डैड टॉम सीनियर उन्हें ये रिलेशनशिप बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार टॉमी और जेसी का झगड़ा हुआ था क्योंकि टॉमी को शक था कि जेसी अभी भी लड़कों से ऑनलाइन बात कर रही है। pogo.com पर जब वो गेम्स खेलती है वो अभी भी लड़कों से बात कर रही है। जेसी ने इस बात के लिए टॉमी को एक लव लेटर स्लैश अपॉलॉजी लेटर लिखा, उसे अश्योरेंस दिलाई कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और टॉम सीनियर, क्योंकि ये सारे पार्सल्स और लेटर्स डिलीवर करते थे, उन्हें इस बारे में पता था। उन्होंने जेसी से कहा कि वो टॉमी से दूर रहे, बट टॉमी एंड जेसी दे डिडंट केयर। वो लोग अभी भी बात कर रहे थे, वो खुश थे, वो अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे थे। पर फिर फरवरी 2006 में जेसी के पास एक लेटर आया और इस लेटर के साथ एक फोटो भी आई थी। इस फोटो में एक मिडिल एज कपल था और उनके आसपास दो टीनेज लड़कियां खड़ी हुई थी। ये लेटर जिस लेडी ने भेजा था, उसने इस लेटर में लिखा था, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू दीज पीपल। ये मेरा पति है, 46 ईयर ओल्ड थॉमस मॉन्टगमरी, और ये हमारी दो बेटियां हैं जो 12 और 14 साल की है। तुम जिस टॉमी से बात कर रही हो वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। हमारा कोई बेटा नहीं है। तुम मेरे पति से बात कर रही हो। थॉमस तुम्हें कैटफिश कर रहा है। थॉमस मॉन्टगमरी 16 साल पहले अपनी होने वाली वाइफ सिंडी से मिला था। वो पहले एक मरीन स्नाइपर था, बट अपने एडिक्शन की वजह से उसे जॉब छोड़नी पड़ी। इसके बाद में वो सिंडी से मिला और उन्होंने शादी कर ली। जब उनकी पहली बेटी पैदा हुई तो थॉमस को लगा कि उसे जिंदगी में एक मकसद मिल गया है, अच्छा इंसान बनने का। उसने डायना ब्रेड नाम की एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। हर सुबह उठकर वो काम पर जाता, शाम को अपने डॉग्स को वॉक पर लेकर जाता, वीकेंड पर फ्रेंड्स के साथ पोकर और संडे को लोकल चर्च। ही हैड इट ऑल। उसके पास एक अच्छी जॉब थी, एक लविंग फैमिली थी, अच्छे दोस्त थे, स्टेबिलिटी। बट कई सालों तक ये रूटीन फॉलो करते करते वो अपनी लाइफ में बहुत बोर हो गया था। उसकी शादी में भी प्रॉब्लम्स आने लग गए थे क्योंकि वो एरेक्टाइल डिसफंक्शन से सफ़र कर रहा था। और अपनी इसी रियलिटी से एस्केप करने के लिए उसने वर्चुअल वर्ल्ड का सहारा लिया और यहीं पर वो जेसी से मिला। pogo.com पर जब उसने पहली बार जेसी से बात करना चालू करी तो ही वॉज एक्साइटेड कि एक यंग लड़की उससे बात कर रही है। जिस दिन जेसी ने उसे पहली बार मैसेज करा था ये पूछने के लिए कि वो एक टीनेज चैट रूम में क्या कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था क्योंकि उसे पता था इंटरनेट पर ऐसे लोग हैं जो इन प्रेडेटर्स को पकड़ने के लिए ट्रैप बनाते हैं। और इसी नर्वसनेस में उसने टॉमी वाली स्टोरी बनाई थी। बट जैसे जैसे उसकी और जेसी की बात बढ़ने लगी, ही वॉज हुक्ड। उसने सोचा कि अगर मुझे जेसी से बात करनी है तो मुझे यही टॉमी का फेक पर्सोना कंटिन्यू करना पड़ेगा। और उसे लगा कि वो और जेसी कभी रियलिटी में तो मिलेंगे नहीं, तो इट इज़ फाइन। उसने सोचा था कि टॉमी के डैड टॉम सीनियर को बीच में लाकर वो ये कर देगा कि वो बाद में जेसी को बोल देगा कि टॉमी एक्चुअली इराक में ही लॉस्ट हिज लाइफ, और इस तरह से वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। उसने जो अपनी फोटो भी जेसी को भेजी थी वो उसकी 30 साल पुरानी फोटो थी। सिंडी, उसकी वाइफ, उसे बहुत टाइम से थॉमस पर शक था कि उसकी लाइफ में कुछ तो चल रहा है क्योंकि वो बहुत ही ऑड बिहेव कर रहा था। जैसे कि वो उनकी बेटियों को कंप्यूटर से हटा देता था, कमरे से बाहर निकाल कर रात रात भर कंप्यूटर यूज़ करता था। पर फिर एक दिन सिंडी ने जेसी का एक लेटर देखा जो उसने थॉमस को भेजा था, और वो लेटर पढ़ने के बाद वो थॉमस के रूम में गई और वहाँ पर उसे जेसी की यूज्ड अंडरवेयर और उसके कंप्यूटर पर उनकी सारी चैट्स मिली। कंप्लीट डेवस्टेशन, क्योंकि ना सिर्फ उसके पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, वो एक अंडर एज लड़की से बात कर रहा था। सिंडी की खुद की दो बेटियां थी। उसे लगा कि अगर उसकी बेटी के साथ कोई ऐसे कैटफिश कर रहा होगा तो वो होप करेगी कि कोई इंसान उनकी मदद करे, और इसी सोच के चक्कर में उसने जेसी को वो लेटर भेजा था। सिंडी ने अपना मन बना लिया था कि अब वो थॉमस के साथ एक दिन भी नहीं रह सकती, बट डिवोर्स इट टेक्स टाइम। तो इसीलिए उसने थॉमस को कहा कि जब तक उनका डिवोर्स नहीं हो जाता वो बेसमेंट में शिफ्ट हो जाए। थॉमस बेसमेंट में शिफ्ट तो हो गया, बट उसे वहाँ बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं था। वो अपने कोवर्कर्स को कॉन्स्टेंटली ब्रैग करता रहता था कि मुझे वहाँ पर इतना अनकंफर्टेबल हो रहा है। एंड उसके कोवर्कर्स को उसके अफेयर के बारे में तो पता ही था क्योंकि थॉमस हमेशा ब्रैग करता रहता था कि कैसे उसकी एक यंग गर्लफ्रेंड है। इस टाइम तक जेसी भी 18 साल की हो गई थी। जब उसने पहली बार सिंडी का लेटर पढ़ा तो उसे यकीन नहीं हुआ, बट जब उसने थॉमस को इस बारे में कन्फ्रंट किया, पहले तो उसने मना कर दिया, बट बाद में उसने अपनी सारी गलती एक्सेप्ट कर ली। जेसी वॉज फ्यूरियस। ऑल शी कुड सी वॉज रेड।
इतने महीनों से वो जिस आदमी से बात कर रही है, जिसके साथ वो अपनी पूरी लाइफ प्लान कर रही है, जिसके साथ उसने शादी के सपने देख लिए, जिसके साथ उसने ऑनलाइन एंगेजमेंट कर ली, वो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और वो थॉमस से बदला लेना चाहती थी। उसे याद आया कि थॉमस अपने एक फ्रेंड के बारे में मेंशन करता था जो pogo.com पर गेम्स खेलता है। इस फ्रेंड का नाम था ब्रायन बैरेट। ब्रायन 22 साल का एक कॉलेज स्टूडेंट था और वो डायनाब्रेड फैक्ट्री में पार्ट टाइम काम करता था। जैसी ने ब्रायन को मैसेज किया ये सब चीज़ें कंफर्म करने के लिए, उसे बताने के लिए कि थॉमस ने क्या किया है। और ब्रायन ने कंफर्म किया कि हाँ, एक्चुअली में थॉमस उसका कोवर्कर है और वो जेसी के बारे में जानता है, मतलब कि थॉमस की कोई एक यंग गर्लफ्रेंड है, पर उसे नहीं पता था कि एक्चुअली में जेसी अंडर एज थी। और वो दोनों इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा शॉक थे। ब्रायन को बिलीव नहीं हो रहा था कि उसका कोवर्कर ऐसे कैसे कर सकता है। और इसी तरह से थॉमस को लेकर ब्रायन और जेसी की बात होना चालू हो गई थी। ब्रायन जेसी को कंफर्ट करता था और जेसी को भी एक फ्रेंड मिल गया था जिससे वो अपने हार्ट ब्रेक की बात कर सके, जो उसे समझता हो। अब ब्रायन और जेसी एक दूसरे के क्लोज आने लग गए थे। ब्रायन जेसी की मदद करना चाहता था थॉमस को एक्सपोज करने में, उससे बदला लेने में, और इसीलिए उन लोगों ने एक प्लान बनाया। एक दिन थॉमस काम पर गया तो उसकी फैक्ट्री के कोवर्कर्स उसे कोल्ड शोल्डर दे रहे थे। दे वर एक्टिंग डिफरेंट। ब्रायन ने थॉमस और जेसी के मैसेजेस फैक्ट्री में पोस्ट कर दिए थे। उसके कोवर्कर्स को ये तो पता था कि उसकी गर्लफ्रेंड यंग है, बट उन्हें ये नहीं पता था कि वो एक अंडर एज लड़की से बात कर रहा है। थॉमस को बहुत एम्बैरेस फील हुआ। उसने जेसी को मैसेज किया कि ब्रायन और उसने मिलकर उसकी लाइफ रूइन कर दी है, कैसे उसके कलीग सब सोचते कि वो एक प्रेडेटर है और अब वो हमेशा के लिए उसकी लाइफ से जा रहा है और अब वो ब्रायन के साथ ही खुश रहे। ब्रायन और जेसी का ऑनलाइन रिलेशनशिप फुल ब्लूम पर था, पर ले देकर उनकी बात थॉमस पर ही आकर रुकती थी। जैसी बार बार थॉमस को मेंशन करती थी जैसे कि वो अभी भी उसको याद करती हो। और फिर एक दिन उसने थॉमस को मैसेज किया। उसने उस मैसेज में लिखा, कोट, "If he still existed, I would still be holding him every night and sharing dreams with him every night. I ache to be with Tommy." एंड कोट। थॉमस ने जब ये मैसेज पढ़ा, ही फेल्ट समथिंग। उसने जेसी को कहा कि टॉमी अभी भी उसके अंदर है, वो चाहे तो फिर से वैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड दैट वाज इट। दे पिक्ड अप फ्रॉम वेयर दे लेफ्ट लास्ट टाइम। जेसी ब्रायन से भी बात कर रही थी और वो थॉमस के साथ भी ऑनलाइन रिलेशनशिप में थी, पर इन दोनों आदमियों को लगता था कि जेसी उनके साथ एक्सक्लूसिव है। ब्रायन को लगता था कि जेसी उसकी गर्लफ्रेंड है और वो उसी के साथ लॉयल है, और सेम चीज थॉमस को लगती थी कि वो सिर्फ उससे बात कर रही है। पर फिर थॉमस ने नोटिस किया कि ब्रायन और जेसी अभी भी एक दूसरे की प्रोफाइल पर पोस्ट कर रहे हैं। ही वॉज फ्यूमिंग, क्योंकि जेसी ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो थॉमस के साथ है। उसने ब्रायन को मैसेज किया कि तुम्हें जेसी चाहिए थी ना, तुझे जेसी मिल गई, अब उसको बोल कि वो मुझे अकेला छोड़ दे। ब्रायन ने जेसी को कहा कि वो उससे मिलने के लिए वेस्ट वर्जीनिया आ रहा है। पहले तो जेसी ने प्रिटेंड किया कि वो बहुत एक्साइटेड है, पर फिर उसने उसे मना कर दिया और उसने ब्रायन से बात करना बंद कर दी। जेसी ने फिर से थॉमस को मैसेज करा और कहा कि वो प्रॉमिस कर रही है कि वो अब सिर्फ उसके साथ रहना चाहती है, वो ब्रायन से बिल्कुल बात नहीं करेगी। थॉमस चाहकर भी जेसी से दूर नहीं हो पा रहा था और उसने फिर से जेसी से बात करना शुरू कर दिया, बट इस बार उसने जेसी को वार्निंग दी थी कि अगर अब उसने फिर से ब्रायन से बात करी तो वो अपनी कोई बहुत करीबी चीज खो देगी। उसने जेसी को ये भी बताया कि वो वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहा है। कौन सा वॉर, डोंट नो। थॉमस को अभी भी शक था कि जेसी ऑनलाइन दूसरे लड़कों से बात कर रही है, पर जेसी हर बार उसे कन्विंस करती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ उसके साथ रहना चाहती है। और फिर एक दिन जेसी ने थॉमस के मैसेजेस का रिप्लाई करना बंद कर दिया और थॉमस को पता चला कि ये पूरा टाइम वो ब्रायन से भी बात कर रही थी। वंस अगेन ही वॉज फ्यूमिंग। 13 सितंबर 2006 को थॉमस ने सुबह के 1:30 जेसी को मैसेज किया। उसने लिखा, कोट, "You are a whore and that's all you will ever be." एंड कोट। जेसी ने इस मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं किया। थोड़ी देर बाद थॉमस ने फिर से मैसेज किया, "आई एम लीविंग." जेसी ने फिर से कोई रिप्लाई नहीं किया। आई नो बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है, बट स्टे विद मी, अभी एक और इनका सीक्रेट रिवील होगा। 15 सितंबर रात की 10:15 बजे ब्रायन ने फैक्ट्री से क्लॉक आउट करा और वो कार में आकर बैठा। वो घर जाने के लिए रेडी हो ही रहा था कि सडनली ड्राइवर साइड पे कार की बाहर से किसी ने 3 शॉट्स फायर किए एंड सैडली ब्रायन लॉस्ट हिज लाइफ।
क्योंकि ये अटैक फ्राइडे को हुआ था और वीकेंड पर फैक्ट्री बंद रहती है, ब्रायन की बॉडी मंडे को डिस्कवर हुई थी। पुलिस को शुरू से इस मेसी कॉम्प्लिकेटेड लव ट्रायंगल के बारे में उनके कोवर्कर्स ने बता दिया था, तो उनका पहला शक थॉमस पर ही गया। पर उनका पहला काम था ये मेक श्योर करना कि जेसी सेफ है, क्योंकि अगर थॉमस ने ये किया है तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि वो जेसी को भी हर्ट करने की कोशिश करेगा। उन्होंने जेसी को कॉल करा और उससे बात करी। जेसी ने उन्हें ये अश्योरेंस दी कि वो अपने घर पर है और वो सेफ है। बट जस्ट टू बी 100% श्योर, एक ऑफिसर जेसी के घर गए। उन्होंने जेसी के घर का डोर नॉक किया और सामने से एक मिडिल एज लेडी ने दरवाजा खोला। ये मिडिल एज लेडी थी मैरी, जेसी की मॉम। उन्होंने कहा कि हमें जेसी से मिलना है। उसने कहा जेसी घर पर नहीं है। ऑफिसर वाज कंफ्यूज कि जेसी से हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी एंड शी सेड कि वो घर पर है। जेसी की मॉम ने कहा कि वो कॉलेज में है और उनके पास कोई नंबर नहीं है उसे कांटेक्ट करने का। ऑफिसर्स की बात बहुत अजीब लगी कि कैसे एज ए मदर उनके पास अपनी बेटी को कांटेक्ट करने के लिए कोई नंबर नहीं है। उन्होंने मैरी को थोड़ा और पुश किया एंड दैट्स व्हेन शी ब्रोक डाउन। जेसी कभी थॉमस या ब्रायन से बात कर ही नहीं रही थी। इन रियलिटी मैरी अपनी खुद की बेटी का पर्सोना चुराकर ऑनलाइन इन लड़कों से, इन आदमियों से बात कर रही थी। यप, मैरी वाज जेसी। मैरी अपनी खुद की 17 साल की बेटी को सीक्रेटली फिल्म करती थी, उसकी वल्नरेबल स्टेट में फोटोज खींचती थी, स्विम सूट में फोटोज क्लिक करके इन रैंडम स्ट्रेंजर्स को भेजती थी इंटरनेट पर अटेंशन पाने के लिए। उसने ये ऑनलाइन पर्सोना जो क्रिएट करा था अटेंशन के लिए, उसने ये भी नहीं सोचा कि ना सिर्फ वो ब्रायन और थॉमस जैसे आदमियों को मैनिपुलेट कर रही है, वो अपनी खुद की बेटी को भी डेंजर में डाल रही है, क्योंकि ये रैंडम स्ट्रेंजर्स के पास उसकी बेटी की फोटो है, उनके पास उसकी बेटी का एड्रेस है, वो कहाँ स्कूल जाती है, सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास थी। मैरी ने कहा कि थॉमस की रियलिटी जानने के बाद भी उसने इसीलिए उससे बात करना कंटिन्यू रखा ताकि वो दूसरी टीनेज लड़कियों से बात ना करे। बट लोग इस बात पर बिलीव नहीं करते, क्योंकि शायद अगर मैरी चाहती तो वो बहुत पहले ये सब चीज़ें ख़त्म कर सकती थी और ब्रायन ही वुडंट हैव लॉस्ट हिज लाइफ। वो इन सब में उसका कोई लेना देना नहीं था। मैरी शी वाज कैटफिशिंग द कैटफिश, बट ब्रायन एक इकलौता था जो इन पूरी सिचुएशन में रियल था। थॉमस वाज अ कैटफिश, मैरी वाज अ कैटफिश, बट ब्रायन का तो इस सबसे कुछ, वो इनोसेंटली जैसी समझकर उसकी हेल्प कर रहा था। ब्रायन के मर्डर के बाद पुलिस थॉमस को ढूंढ रही थी, पर वो कहीं मिल नहीं रहा था। फिर एक दिन थॉमस काम पर आया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। उसके कोवर्कर्स को पता था कि पुलिस उसे ढूंढ रही है, तो उन्होंने पुलिस को कॉल किया। पुलिस ने थॉमस को कहा कि वो आकर उनसे बात करे, तो थॉमस ने कहा वो आएगा उनके पास, पर पहले उसे कार से जाकर अपने पीछे निकाल लें, नहीं तो वो खराब हो जाएंगे। नाउ दिस वाज इंटरेस्टिंग फॉर पुलिस, क्योंकि ब्रायन की डेड बॉडी के पास उन्हें एक पीच पिट मिला था। जब पुलिस ने इस पीच पिट के डीएनए को ब्रायन के डीएनए से कंपेयर, थॉमस के डीएनए से कंफर्म किया, आई एम सॉरी, इट वाज अ मैच। इसके अलावा भी बहुत सारे एविडेंस थे जो थॉमस की तरफ फिंगर्स पॉइंट कर रहे थे, जैसे कि जो राइफल यूज हुई थी ब्रायन के मर्डर में, वो राइफल की फोटो उन्हें थॉमस के घर से मिली। इसके साथ साथ क्राइम के वक्त पे थॉमस के फोन की लोकेशन, वो भी क्राइम सीन के पास ही थी। जब पुलिस ने थॉमस को बताया कि वो 1.5 साल से जेसी से नहीं बल्कि मैरी से बात कर रहा है, जेसी इज नॉट रियल, वेल शी इज, बट जब उन्होंने बताया कि वो जेसी की मॉम मैरी से बात कर रहा है, हिज फेस वाज लाइक अ घोस्ट। रिगार्डलेस, थॉमस को ब्रायन के मर्डर के लिए चार्ज किया गया और उसे 20 साल के लिए जेल भेज दिया गया। उसकी वाइफ सिंडी और उसकी दोनों बेटियों ने उससे अब बिल्कुल बात करना बंद कर दिया, वो उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहते हैं। थॉमस कहता है कि इस मर्डर में मैरी की भी उतनी गलती है जितनी उसकी है, बट फॉर मैरी उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिली, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा, क्योंकि ऐसा कोई लॉ नहीं था जिसके अंडर उसको चार्ज किया जा सके। जैसी उसे तो पता ही नहीं था कि उसकी मॉम ये सब कर रही है। उसने एक इंटरव्यू में कहा कि जब उसकी मॉम की फोटोज और अपनी खुद की फोटोज उसने न्यूज चैनल पर देखी, तब उसे रियलाइज हुआ कि उसकी मॉम ये सब कर रही थी। जेसी ने भी अपनी मॉम से बात करना बंद कर दिया है और मैरी के पति ने भी उसे डिवोर्स दे दिया है। दैट वाज इट। ये था केस 22 साल के ब्रायन बैरेट के सैवेज मर्डर का, जिस इस पूरी सिचुएशन में मैरी और थॉमस जो भी अपनी ये फैंटेसीज पूरी करने के लिए वर्चुअल वर्ल्ड में अपनी एक अलग ही जो लव ट्रायंगल बना रहे थे, इस पूरी सिचुएशन में एक ब्रायन ही था जो इनोसेंट था, जिसकी फीलिंग्स इनोसेंट थी, जो इस सब में बिन वजह में फंस गया एंड ही लॉस्ट हिज लाइफ। व्हाट डू यू थिंक?
I just hope that Brian now rests in paradise. I hope his family is able to find some peace and some healing. Let me know your thoughts in the comment section below, and if you have any case recommendations, do let me know that as well. If you liked watching today's video, please give it a like, and if you would like, you can also subscribe to my channel. It would help me a lot. Other than that, you take care, and I will see you in the next video. Bye.